नमस्कार दोस्तों। इतिहास कई तरीके का होता है। हमारे यहाँ जब भी कोई खुशी या गमी का मौका मिलता है तो लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ पल खुशी या गमी का इजहार करने के बाद वो शुरू हो जाते हैं तमाम उन बातों में जो बातें हैं इतिहास की, जो बातें हैं राजनीति की। उन बातों में जिक्र होता है पार्टीशन का, उन बातों में जिक्र होता है नेहरू का, गांधी का, पटेल का, संघ का। और ऐसी जो सुनी सुनाई बातें हैं, हमने बचपन से इन्हीं बातों को सुनकर अपने इतिहास की, अपनी राजनीति की समझ विकसित की है। वो कितनी तथ्यों पर आधारित है मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है, उनमें कितनी सच्चाई है उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। और एक दूसरा इतिहास है जो आजकल लिखा जा रहा है या आजकल बनाया जा रहा है और व्हाट्सएप या यूट्यूब के जरिए लोगों में फैलाया जा रहा है, उसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किन तथ्यों पर आधारित है। इन दोनों इतिहासों के अलावा एक तीसरा इतिहास भी है जिसको लिखने वाले इतिहासकार उसको लिखते हुए रिसर्च या शोध का इस्तेमाल करते हैं। वो इन रिपोर्ट्स पर आधारित इतिहास लिखते हैं। वो जो रिकॉर्ड्स हैं उस समय के जो अवेलेबल हैं उस पर आधारित वो इतिहास लिखते हैं। वो बहुत से और अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों को कोट करते हैं और तमाम उन पुख्ता जो दस्तावेज हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं इतिहास लेखन में। और हमें ऐसा इतिहास पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें कहीं भी किसी डिस्कशन में या कहीं भी वार्तालाप में शामिल होना है तो कम से कम हमारे पास पुख्ता, सही और सच्ची जानकारी हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचे, और इसके लिए आपको अच्छे इतिहासकारों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और आज जिस किताब का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी एक लाजवाब और नायाब किताब है इतिहास की, जिसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। और किताब का टाइटल है इंडिया आफ्टर गांधी, भारत गांधी के बाद। और इसको छापा है पेंगुइन बुक्स ने और इसको ट्रांसलेट किया है सुशांत झा ने। मूल रूप से ये अंग्रेजी में लिखी गई किताब है और इसका हिंदी अनुवाद जो मेरे हाथ में है। और इस किताब को पढ़ने के बाद भारत 1947 या कहें कि भारत गांधी के बाद कैसा था, उस सभी मामलों में वो जितनी भी तमाम बातें हैं, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का क्या रोल था, चाहे वो नेहरू के बारे में तमाम हमने जो बातें सुनी है या सुनी सुनाई बातें हैं, उन सब का जवाब इस किताब में आपको मिल जाएगा। इस किताब को कई चैप्टर्स में बांटा है और जो चैप्टर्स के जो टाइटल हैं, पहला जैसे आज़ादी और राष्ट्रपिता की हत्या। इस चैप्टर में जो हमारा पार्टीशन हुआ और उसके बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, वहाँ तक के सभी तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। और 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई गोडसे के द्वारा, उससे पहले भी एक और प्रयास हुआ महात्मा गांधी की हत्या का, जो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। और एक और ख़ास तथ्य जो मुझे पता चला, हम अक्सर 26 जनवरी को जब भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम बात करते हैं कि 26 जनवरी ही हमने क्यों चुना। तो हर स्पीचेस में हमें पता चलता है कि 26 जनवरी वो दिन है कि जिस दिन हमने फैसला किया था कि हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। तो ये तो हमारे समझ आई कि हमने 26 जनवरी का चुनाव क्यों किया, लेकिन 15 अगस्त का चुनाव क्यों किया गया देश को आज़ाद करने के लिए। तो इस किताब से मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि 15 अगस्त वो तारीख थी जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापान ने सरेंडर किया था। तो माउंटबेटन ने उस तारीख को ही चुना हमारे देश की आज़ादी के लिए। अब इस बात पे आप विचार विमर्श कर सकते हैं कि वो दिन जो चुना गया वो सही था या गलत था। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है विभाजन का तर्क, जो विभाजन हुआ उसके बारे में इसमें लिखा गया है, तमाम उन बातों के बारे में। तीसरा चैप्टर टोकरी में सेब। टोकरी में सेब जैसा लग रहा है कि एक टोकरी है, उसमें सेबों को इकट्ठा करना है। मुझे लगता है कि सेब इकट्ठे करने आसान थे, लेकिन जो देश की आज़ादी के बाद जो अलग अलग सेब जो रियासतों के रूप में थे, जो रजवाड़ों के रूप में थे, उनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था। और उस काम के लिए बहुत बड़ा रोल जो पटेल ने किया उसके बारे में भी लिखा गया है। उसके अलावा एक मेनन साहब थे, उनका क्या रोल था, उसकी भी बहुत शानदार भूमिका थी इनको जोड़ने में, और वो भी इस चैप्टर में आपको पढ़ने के बाद मिलेगा।
रक्त रंजित हसीन वादी, ये कश्मीर की समस्या पर आधारित है कि कश्मीर जो अभी भी मसला जो है उलझा हुआ है, वो नहीं सुलझा। उस मसले की शुरुआत कैसे हुई, उसमें किस किस का क्या रोल था और किसकी क्या गलती थी, इसके बारे में लिखा गया है। शरणार्थी समस्या और गणराज्य, पार्टीशन के बाद जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए और आने के बाद जो उनके जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ, जो भी समस्याएं उनके सामने आई, उन तमाम समस्याओं का जिक्र इसमें है। और एक नए भारत की परिकल्पना, इस चैप्टर में संविधान के बारे में है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो किन मुख्य मुद्दों पे बहस हो रही थी उसमें, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा हो, या ऐसी छोटी छोटी बहुत सी और भी बहस थी, जो ट्राइबल्स के राइट्स की बात थी, या उसमें अलग अलग जो धर्म पर आधारित जो जो हमारे वर्ग हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ लैंग्वेज के आधार पे कुछ लोगों की डिमांड्स थी। तो उन सभी बातों का जिक्र इस चैप्टर में है। इसके बाद जो इसका भाग 2 है उसमें नेहरू का भारत, कि नेहरू ने क्या क्या एफर्ट किए, वो देश विदेश में हमारे देश की छवि को कैसे उन्होंने कुछ फ़ायदा पहुंचाया या कोई नुकसान पहुंचाया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। और इसमें वो जो समय समय पर देश आज़ादी के बाद जो चुनौतियां आई, चाहे वो नए किसी राज्य के बनने की चुनौती थी, जैसे आंध्रा के बनने की चुनौती थी कि उसमें कितनी जानें गई और क्या उनकी डिमांड थी। इसमें से एक केरला की भी एक चुनौती थी कि वहाँ एक ऐसी राजनीति या ऐसा सिद्धांत जो है वहाँ काम कर रहा था जो कांग्रेस के सूटेबल नहीं था, जो कांग्रेस की विचारधारा के अलग था, जिसको कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं। उनके साथ जो क्या मसला था उसके बारे में भी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। इसके बाद चाइना वार जो हुई, उसमें क्या था कि जब चाइना वार का शुरू होने का कारण क्या था, उसमें कौन उस समय रक्षा मंत्री थे जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, वो रक्षा मंत्री, और जो दलाई लामा आए, क्या उनकी भी कोई भूमिका थी इस वॉर में, और ये सारी बातें इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और कानून जब बन रहा था, हमारे यहाँ लॉ बन रहा था, खास करके हिंदू कोड बिल को लेके भी बहुत सी बहस हुई। और प्रकृति पर विजय, ये इस चैप्टर में कि जो डैम्स बनाए गए, जो देश को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स किए गए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में भी चर्चा है। आदिवासियों की समस्याओं को लेके भी है। और ये किताब आती है नेहरू की मृत्यु तक, नेहरू की डेथ तक। तो इन सारे जो मैंने आपको मुद्दे बताए वो सारे इस किताब में शामिल हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, जो मुझे अच्छे लगे, और आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको और अच्छे लगेंगे। इनमें से मैंने 15 अगस्त का आपको बता दिया। इसके बाद मुझे अब तक ये लगता रहा कि अंबेडकर साहब भी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन किताब की शुरुआत में ही ये आ गया कि 3 जो नेता थे जो हमेशा से कांग्रेस के धुर विरोधी रहे, उनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे अंबेडकर और तीसरे R.K. शनमुखम शेट्टी। तो ये भी एक मुझे एक नया तथ्य पता चला। मुझे लगता था कि अंबेडकर साहब कांग्रेस के सदस्य थे। और एक और बात कि जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो इतने बड़े कद का नेता अंबेडकर उस इलेक्शन में हार गया, और उसको हराने वाला एक आम व्यक्ति, एक मक्खन विक्रेता, एक मक्खन बेचने वाला एक आम व्यक्ति जिसने अंबेडकर को हरा दिया। तो वो क्यों वो हार हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो तमाम चीजें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद गांधी की जो हत्या हुई, और सबसे बड़ी बात है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो तमाम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और झंडे फहरा रहे थे। उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे, ये मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद पता चला। वो किसी भी ऐसे किसी समारोह में शामिल नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई खुशी मनाई। वो उस दिन वेस्ट बंगाल में थे, पश्चिम बंगाल में एक भेलिया घाट नाम की जगह है, वहाँ पर थे। और वहाँ क्या कर रहे थे, वो दंगों को रुकवा रहे थे। वहाँ जो हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा भड़का हुआ था उसको रुकवा रहे थे। और बहुत से पत्रकार उनके पास पहुँचे भी और उनसे पूछा भी कि आप क्यों नहीं इन समारोहों में शामिल, या इस खुशी के मौके पर आप उनमें शामिल क्यों नहीं हो। तो उनका जवाब था
कि चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस देश के विनाश की घटना के बीच भी कोई समारोह मनाया जाए। तो ये गांधी की सोच थी जो उनको अलग करती थी बाकी नेताओं से। बहुत से इंटरनेशनल रिपोर्टर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप इस मौके पे कोई बाइट दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि आपको इंटरनेशनल जो मीडिया है वो कवर करेगा, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। तो इस पर उनका जवाब था कि उनसे कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। तो किसी को भी इस तरह की कोई बाइट नहीं दी और वो लगे रहे इन दंगों को निपटाने में। और इसके बाद इस किताब में रेडक्लिफ की क्या भूमिका रही, जो उसने रेडक्लिफ अवार्ड 15 अगस्त के बाद जो डिक्लेयर किया उसके बारे में, और गांधी जी की जो हत्या हुई उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात थी कि हत्या के पीछे एक और वजह थी, एक अमाउंट का जिक्र आता है। हमेशा हमने सुना है कि गांधी जी की जब हत्या हुई वो इसलिए हुई कि एक तो वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को यहीं बसने दो, उनको जबरन यहाँ से मत भगाओ। और दूसरा ये था कि एक पैसा था जिसको लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विवाद हुआ कि वो पैसा ना दिया जाए पाकिस्तान को, जिसकी पहले ये बात तय हुई थी कि वो पैसा मिलेगा। आज तक मैं ये समझता रहा कि ये जो पैसा था ये इसलिए था कि वो नया देश बन रहा था, उनकी नई ज़रूरतें थी, उस ज़रूरतों के हिसाब से कुछ अमाउंट तय किया गया था कि वो उनको दिया जाना चाहिए, और जो बाद में हिंदुस्तान देने से मुकर गया। लेकिन इस किताब के पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये पैसा जो था ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस एवज में मिला था कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई की जो एक इनाम की जो राशि थी वो ये 55 करोड़ रुपया था, जिसको स्टर्लिंग बैलेंस कहा जाता है। ये वो पैसा था जो मिला था, और उसमें वाजिब सी बात है कि पाकिस्तान के भी लोग थे और उस समय तो हम एक ही थे, तो वो पैसे का जो हक था वो उनका बनता था, और वो गांधी चाहते थे कि उनका हक उनको दिया जाए। और यही गुस्सा उनके जीवन को जो समाप्त हुआ उनका जीवन, और उस गुस्से के रूप में गॉडसे ने उन्हें गोली से मार दिया। तो उन्होंने सिर्फ एक गांधी को नहीं मारा, एक बहुत बड़ी जो हमारी विरासत थी, बड़ी सोच थी, जो एक सेकुलर सोच थी, एक लिबरल सोच थी, उसको भी मार दिया उसने। इसके बाद और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, खास करके रियासतों या रजवाड़ों को लेकर, कि किन रजवाड़ों या रियासतों ने हमारे देश में जब बाकी सभी रियासतों का एकीकरण हो गया, लेकिन फिर भी कुछ रियासतें थी जो सर का दर्द बनी रही, जिसमें से एक त्रावणकोर था जो बिल्कुल सुदूर दक्षिण में था और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो रजवाड़ा था। भोपाल रियासत थी, जो भोपाल के राजा वो माउंटबेटन के अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा बताया गया। और इसके अलावा जोधपुर की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी। इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जहां पटेल साहब ने काफ़ी यत्न किए, उनके साथ जो वीपी मेनन थे उनका भी रोल बहुत बड़ा था। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कश्मीर का। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का क्या रोल रहा, और हरि सिंह जो राजा थे उनका क्या रोल था इन सभी में। और एक खास इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली वो ये है कि दो रियासतें, एक जूनागढ़ की रियासत और एक कश्मीर की रियासत, इन दोनों रियासतों में बहुत सा समानता है और बहुत सा असमानता भी है। समानता इस लिहाज से है कि लगभग दोनों का मुद्दा एक जैसा था, लेकिन था एक दूसरे के विपरीत। कश्मीर में जहां राजा हिंदू था और प्रजा ज़्यादातर मुस्लिम थी, वहीं जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। और जब तय हुआ कि जब राजा जहां चाहे और जिस भी देश को चुनना चाहे वो चुन सकता है, तो जूनागढ़ का जो रजवाड़ा था या राजा था उसने पाकिस्तान में जाना तय किया। और ये खास बात है कि जूनागढ़ और कश्मीर दोनों ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने उसमें दखल दिया और ये कहा कि यहाँ के लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ ही ये एरिया जाएगा या क्षेत्र जाएगा। तो जनमत हुआ और लोगों ने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ तो हम जनमत का पक्ष लेकर हमने एक रियासत को अपने देश में मिला लिया, लेकिन एक दूसरी जो स्टेट है जिसको कश्मीर कहा जाता है, वहाँ जनमत को लेके
इतनी कंट्रोवर्शियल है वो जो घटना है, वो इतनी कंट्रोवर्शियल है कि वो जनमत के लिए नेहरू ने क्यों स्वीकृति दी, नेहरू क्यों उस मुद्दे को यूएन में लेके गया, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं कश्मीर को लेकर, वो सारी किताब इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी कि उसमें क्या था, सच में किसकी गलती थी, क्या हुआ और क्यों मुद्दा इतना पेचीदा रहा, जो आज भी हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहता है। तो ये रियासतों के बारे में है। इसके अलावा पार्टीशन के बाद जो लोग आए, जो यहाँ से पलायन करके गए पाकिस्तान, और कुछ लोग जो पाकिस्तान से पलायन करके यहाँ आए, तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई कि जो लोग यहाँ से गए वो लोग 19 लाख जो हेक्टेयर जमीन थी वो छोड़ के गए थे, लेकिन जो लोग वहाँ से आए वो 27 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़ के वहाँ से यहाँ से आए थे। तो ये लगभग 8 लाख का जो डिफरेंस था, इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ एक कट का सिस्टम बनाया गया। और पहले तो एक स्टैंडर्ड एकड़ जो है उसको तय किया गया कि स्टैंडर्ड एकड़ होगा, और उसके बाद क्योंकि ज़मीन का गैप था लगभग 8 लाख हेक्टेयर का, एक इंडियन सिविल सर्वेंट जो त्रिलोक सिंह थे, उन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई जिसको ग्रेडेड कट कहा जाता है। उसके तहत ज़मीनों को, वहाँ की जितनी ज़मीनें थी वो उतनी ही ज़मीनें यहाँ उनको नहीं मिली, उनमें से कुछ कट लगे। इस किताब में लिखा गया है कि लोग जो जिन गांवों से आए थे उन गांवों की पंचायत को इकट्ठा किया जाता था, और उस पंचायत के सामने एक किसान अपना दावा करता था कि मेरे पास वहाँ इतनी ज़मीन थी, और उस दावे की जो पुख्ता करने के लिए वहाँ उस गांव या आस पड़ोस के गांव से जो लोग इकट्ठे होते थे वो बताते थे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोलता था तो उसको सज़ा का प्रावधान भी था, अगर वो सच उसको अप्रूव कर देते थे तो उसको उसके हिसाब से वो ज़मीन मिल जाती थी, लेकिन उतनी ही ज़मीन नहीं मिलती थी। उसमें मैंने जैसे बताया ग्रेडेड कट का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ज़मीन 8 लाख हेक्टेयर कम थी, तो वो कट जितनी जिसकी ज़्यादा ज़मीन थी उसके हिसाब से वो परसेंटेज तय की गई थी कि उसको कितना कट लगेगा, उसको उतनी ज़मीन नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा कट जो विद्यावती को लगा, विद्यावती के पास पाकिस्तान में 11,500 एकड़ ज़मीन थी जो लगभग 35 गांवों में बिखरी हुई थी, और विद्यावती को बताते हैं कि 90% या 90% कट लगा और सिर्फ 10% ज़मीन का हिस्सा मिला। तो इस तरीके से वो ज़मीनों का जो बंटवारा हुआ वो भी जानने को मिलेगा इस किताब को पढ़ने के बाद। और भी बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसमें नागालैंड का जो नागा विद्रोह था, जिसमें फिजो का क्या रोल था, हिंदू कोड बिल था जिसमें अंबेडकर साहब को बहुत सी गालियां भी मिली कि एक दलित होकर कैसे हिंदुओं के जो पवित्र जो कोड बिल हैं या जो रिचुअल्स हैं या उनके बनाए कानून हैं उनमें कैसे वो दखल दे सकता है। तो ये तमाम इन चीज़ों में बात पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि गांधी के दोनों ही शिष्य थे, पटेल और नेहरू, और पटेल और गांधी एक ही राज्य से हैं, गुजरात से हैं, और सबसे पहले पटेल ही गांधी के संपर्क में आए। वो तो बाद में उन्होंने नेहरू से उनको मिलवाया, लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि गांधी ने अपनी राजनीतिक विरासत का जो कार्यभार दिया वो नेहरू को दिया, पटेल को नहीं दिया, इसकी वजह क्या थी वो भी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। और लिखते हैं रामचंद्र गुहा कि 3 लोग हैं जिनकी जीवनी लिखी जानी चाहिए और अब तक नहीं लिखी गई। वो 3 लोग हैं, जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह और नंबूदरीपाद। नंबूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री थे और जिनका संबंध कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट विचारधारा से था, कम्युनिस्ट विचारधारा से था। जयपाल सिंह जो थे वो हॉकी के अच्छे प्लेयर थे और वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे। वो ट्राइबल्स की जो समस्याएं थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जब हमारा संविधान बन रहा था। और मास्टर तारा सिंह सिखों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसके बारे में आपको पता ही है कि जब पार्टीशन हुआ तो तमाम चीज़ें जो मार्च 1947 से जो दंगे शुरू हुए उसमें मास्टर तारा सिंह जी का रोल माना जाता है कि उन्होंने विधानसभा के बाद तलवार लहराई, उसके बाद वो दंगे भी हुए। तो वो तमाम चीज़ें हैं। ये 3 ऐसे किरदार हैं जिनको गुहा जी मानते हैं कि ये बिल्कुल चाहे रीजनल थे लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, और तीनों की जीवन पर कुछ भी दस्तावेज अभी तक नहीं लिखा गया पूर्ण रूप से, या जीवनी उनकी नहीं लिखी गई जो लिखी जानी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे और भी
बहुत से मसले हैं, और क्या अम्बेडकर साहब ने 3 चेतावनी दी उसके बारे में कि आने वाले समय में क्या हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे देश में, वो चेतावनी कितनी सही और सच थी। उनमें से एक चेतावनी ये भी थी कि कुछ समय आएगा कि जब हमारे देश के लोग किसी एक नेता के समक्ष सब कुछ सरेंडर कर देंगे। हमारी ज़्यादातर संस्थाएं उस देश के उस नेता के सामने अपने आप को समर्पित या अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगी। तो ये भी एक चेतावनी दी थी अम्बेडकर साहब ने संविधान में। वो कितनी सच है या कितनी झूठ है वो आप तय करेंगे, और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। जितना मैंने बताया उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस किताब में हैं, और छोटी छोटी बहुत सी घटनाएं हैं इंडिया आफ्टर गांधी में। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप लगभग 1947 से लेकर और नेहरू जी की मृत्यु तक तमाम ऐसे तथ्यों को जान सकोगे जो तथ्य हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम दोनों तरीके के इतिहासों से उबर पाएं, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया है, और सच्चे और सही इतिहास को जान पाएं। रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। थैंक यू।